नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा आपको मालूम है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडियन न्यूमरल सिस्टम और मैथमेटिक्स यानी भारतीय अंक प्रणाली और गणित पर बात करूंगा। साथियों, एक बात बता दूं कि जितने भी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली मैंने डाले हैं, चाहे योगा पे हो, चाहे नेचुरोपैथी पे हो, या अ, अन्य विषयों पे मैंने जो डाले हैं वीडियो, उसमें हम कई वीडियो बना सकते हैं और उसको एलोबरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें मेरी जो कोशिश ये है कि आप जो अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, जो जिनके सिलेबस में आइडिया भारत में ये टॉपिक आ रहा है, वो बच्चे उस कंटेंट अपनी परीक्षा के हिसाब से या तो शॉर्ट आंसर में जाएंगे तो उसको शॉर्ट करके लिख ले, या लॉन्ग आंसर जो 10 नंबर्स के आते हैं उसके हिसाब से लिख ले। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उतना कंटेंट दे पाऊं ताकि आप अपने दोनों उत्तर, चाहे शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, उसको लिख पाए। पहली बात। दूसरी बात, इंडियन न्यूमरल सिस्टम और मैथमेटिक्स पे बात करने के लिए जब मैं बनाना शुरू किया तो मुझे लगा कि इस पे हम लगातार 5 एपिसोड बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यह अन्याय होगा बीए के विद्यार्थियों के साथ कि इतना लंबा वीडियो हम बनाएं। तो मैं बहुत कह सकते हैं 17-18 स्लाइड में आपके लिए कुछ मैटर लेकर आया हूँ। और मैंने कोशिश की है कि चूंकि मुझसे जो जुड़े बच्चे हैं, लगभग अभी 1100-1200 बच्चे जो हैं, वो उनका आग्रह ये रहता है कि सर आप हिंदी में भी बनाएं, अंग्रेजी में भी बनाएं। तो मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो तो हिंदी में है, लेकिन मैटर जो है वो अंग्रेजी में है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, चूंकि मैटर मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मूलतः अंग्रेजी में है, और उसका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो हिंदी में है। तो कृपया कहीं आपको लगता है कि हिंदी में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए जरूर आप अंग्रेजी वर्जन को एक बार पढ़ लें। और चलिए आज आज के मुद्दे पर बात करें। जब हम भारतीय अंक प्रणाली और गणित की बात करते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम वो देश हैं, हम वो भारत हैं जिन्होंने दुनिया को, हमने कह सकते हैं, गिनती सिखाई, गणित सिखाई, गणना सिखाया। और ये कह सकते हैं, मैं बार बार आप लोगों को लगातार आइडिया ऑफ भारत के पेपर पे जितने भी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं एक बात कहता हूं कि एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम विश्व गुरु क्यों हैं या क्यों थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कई लोग जो हमारे आलोचक हैं, इवन भारत में भी जो विद्वान है, वो कहते हैं कि हम कैसे विश्व गुरु हैं, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो हमको विश्व गुरु बनाएगी। तो मैं कहता हूं कि कोई एजेंसी हमको विश्व गुरु नहीं बनाएगी। ये वो हमारे एंशियंट टाइम में जो किए हुए काम है, वो हमें विश्व गुरु बनाती है। चाहे वो गणित की बात हो, योगा की बात हो, नेचुरोपैथी की बात हो, या वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, या इंडियन वेलर ऑफ की जो इथिक्स की जो बात आती है, इन सारे मामलों में हम बात करते हैं तो हम अग्रणी दिखाई देते हैं और दुनिया में हम सबसे पहले दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से मैं जब कहता हूँ कि मैथमेटिक्स के बारे में या इंडियन न्यूमरल सिस्टम के बारे में, तो मुझे बहुत ये कहते हुए गर्व होता है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया, शून्य दिया, डेसिमल दिया, दशमलव दिया, पाई का वैल्यू दिया। इवन जो ट्रिग्नोमेट्री है, या एल्जेब्रा है, या अरिथमेटिक है, इन सारे चीजों को हम देखें तो ये हमने किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम अपनी चीजों को उस प्रकार से प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाए जैसे यूरोप के देशों में करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये 3 प्रकार के मैंने न्यूमेरल को दिया है, जो ब्राह्मी लिपि में देख पा रहे हैं पहली सेंचुरी के आसपास, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेके 9 तक के जो नंबर है, हम ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखते थे आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और ये इंटरनेट पे भी डला हुआ है। यदि आप जाएंगे तो ये सारी चीजें, मैं कोई नया चीज प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपके सामने वो सारी चीजें जो इंटरनेट पे डली हुई हैं, किताबों में हैं, उनको एक जगह लाने के लिए और बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा आपके सामने दिख रहा है जो नंबर न्यूमरल सिस्टम है, पहला ब्राह्मी लिपि में है। जो ब्राह्मी ब्राह्मी जो हमारे लिपि थी, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके साथ। बता दूं कि इंडियन स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस पर एक चूंकि एक टॉपिक है, उस पर भी मैं बहुत जल्द, मतलब विद इन दिस वीक, मैं लेके आऊंगा। और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जल्दी से वीडियो बनाइए, हमारा एग्जाम आने वाला है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और जो विश्वविद्यालय के काम होने के कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम के पहले मैं लगभग अधिकांश टॉपिक को मैं कवर कर जाऊं।
तो अगला जो टॉपिक होगा वो स्क्रिप्ट, इंडियन लैंग्वेज स्क्रिप्ट में भी मैं लेकर आऊंगा। और ये दूसरा जो देख पा रहे हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी के आसपास, यानी कि चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास जो हमारा जो न्यूमरल्स था वो आप देख पा रहे हैं। मैं इसको और डिस्क्राइब नहीं करूंगा, आप चित्र देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1 लिखा जा रहा था, 2 लिखा जा रहा था, 3 लिखा जा रहा था, और इसमें क्या सिमिलैरिटी है ये आप भी देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि का ऊपर वाला है, बीच में जो आप देख पा रहे हैं वो है गुप्ता लिपि का, और बाद में 11वीं शताब्दी के आसपास जो हम देवनागरी लिपि, जिसको आज भी हम भारत में, जिसमें हिंदी लिखते हैं, मराठी लिखते हैं और जो भाषाओं में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में किस प्रकार से 1 से लेके 9 तक को लिखा गया, या 1 से लेके 0 तक को लिखा गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको हिंदी में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये चीजें, तो ये मैं बताने की कोशिश किया हूं कि ये अलग अलग है। हम इस पे बहुत विस्तार पे नहीं जाएंगे, ये बस समझने के लिए है कि भारत में जो अंक पद्धति है वो इस प्रकार से विकसित हुई, चाहे पहले ब्राह्मी में, फिर बाद में हम मध्य में देखते हैं जब गुप्ता पीरियड में तीसरी चौथी शताब्दी से लेके छठवीं सातवीं शताब्दी के बीच में ये था। और जब हम गुप्तोत्तर काल में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखते हैं, तो नागरी नागरी यानी कि देवनागरी जो लिपि है उसमें कैसे 1 से लेके 9 तक और 0 को लिखा गया। आइए अब हम आगे बात करें। अब बात करते हैं, जैसे जो मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले अपने स्लाइड में, कि भारत वो देश रहा है जो दुनिया की तमाम सभ्यताओं से पहले गणित उनको पहुंचाया है। दूसरी बात है, ये हमारी अपनी लोगों की बौद्धिक उपलब्धि है। और मैं एक और बात बताऊं, एल बॉशम, जिन्होंने वंडर दैट वाज इंडिया नाम की बुक लिखी है, अद्भुत भारत, हिंदी में अनुवादित किताब है अद्भुत भारत, जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह पे एल बॉसम इंडिया को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत आलोचनात्मक स्वर में होते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि भारत भारत के लोग जो है आध्यात्मिकता के लिए। लेकिन आप एक बात देखिए कि जब एल बॉशम कहते हैं कि मैथमेटिक्स को लेके द वर्ल्ड ओज मोस्ट टू इंडिया इन रियल्म ऑफ मैथमेटिक्स, यानी विश्व गणित के क्षेत्र में भारत का सबसे अधिक ऋणी है, तो ये बात हम सब के लिए गर्व की बात कि हम गणित, जो दुनिया को जो देन है गणित की, चाहे जीरो की बात करें, चाहे पाई की बात करें, चाहे डेसिमल की बात करें, और या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो ये इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का योगदान है। अब इससे आगे आते हैं। तो साथियों, मैंने पहले कहा था कि जैसे भारत जो है अरिथमेटिक, जिसमें जियोमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के अंदर केवल गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और आप लोगों ने क्लास 10 तक जिन लोगों ने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि अलजेब्रा भी होता है, आपका ज्योमेट्री भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। इसके अलावा दो चीजें और आती हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान और ज्योतिष। ये भी मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है। और जो भारत में हम कहते हैं तो उसको अरिथमेटिक को हम लोग अंक गणित कहते हैं, और जिसमें संख्याओं की गणना की बात होती है। दूसरा, भारत के जो एंशियंट टेक्स्ट हैं उसमें कहीं कहीं पे मैथमेटिक्स को धूलीकर्ण भी कहा गया है। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि इसका धूल पर काम करना, यानी कि जैसे डस्ट को हम लोग करते हैं तो उसमें से चीजों को निकालते हैं, उसमें से गणना करते हैं, एक प्रकार से धूलीकरण कहा गया। इसके अलावा ज्योमेट्री, जिसको हम लोग रेखा गणित भी कहते हैं, अलजेब्रा को हम बीज गणित कहते हैं। तो ये चीजें हम अपने एंशियंट टेक्स्ट में देखते हैं। अब बात करें कि ऐतिहासिक काल में गणित की का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हम देखते हैं गणित की न्यूज, जिस समय बार बार, अभी मैं आज आपसे इसके पहले जो एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें जब आयुर्वेदा की बात कर रहा था, तो मैं तब बता रहा था कि वैदिक काल में ही हमको आयुर्वेद की जानकारी, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के बारे में भी इसका जो फाउंडेशन दिखाई देता है वो वैदिक पीरियड है। उसके बाद अब सवाल आता है कि हम मैथमेटिक्स को वेदों में कैसे, कई कई मेरे साथी जो हैं सवाल करते हैं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो वो पूछते हैं कि यार ये बताओ कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में तो देवताओं की स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है, तो वहां मैथमेटिक्स कैसा है? तो आपको बता दूं कि उसमें मैथमेटिक्स कैसे है, इसको समझना पड़ेगा। समझना इस प्रकार से है कि वैदिक काल के लोग, मैं इसको आगे और आगे की स्लाइड में है उसको और डिटेल में बात करूंगा, तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, और अनुष्ठान के लिए जो यज्ञ की जाती थी, यज्ञ की जो वेदी बनती थी, उन वेदियों का निर्माण कैसे हो, उसकी उसमें कैसे, किस प्रकार की ईंटें लगे, उसके अंदर किस प्रकार से लकड़ियां लगाई जाए, ये पूरा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के आधार पे होता था। इस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले, अब ये तो ऐतिहासिक काल की बात हो गई,
लेकिन यदि प्रोटो हिस्ट्री की बात करें, जिसे जो इंडस वैली है या जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो उपयोग है, जो प्रैक्टिकल जो डेली जो चीज देखते हैं, वो हम उनके अर्बन प्लानिंग में देखते हैं। आप देखते हैं कि जो हड़प्पन सिटीज हैं, वो अपने 90 डिग्री एंगल में एक दूसरे को काटते हैं, और उनके जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, चाहे आप ग्रेट बाथ की बात करें, जो विशाल स्नानागार है, या और जो उनके जो रो हाउसेज हैं उनकी बात करें, तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखाई देता है। इसके अलावा जो उनका जो वेइंग है, जो मेजरिंग है, जो वजन जिसको तौलते थे, उसमें भी आपको मैथमेटिक्स दिखाई देगा। उसमें भी आपको 16 के मल्टीपल्स में आपको वेइंग मेजर्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो उनके ब्रिक्स हैं, जो ईंट हैं, जो बर्न्ट ब्रिक्स जो यूज कर रहे हैं हड़प्पन लोग, तो हड़प्पा के जो लोग बर्न्ट ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, वो भी 1:2:4 के रेशियो में। मतलब ये हम दावे से कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में जबरदस्त ज्ञान। और उसकी के तुलना में हम बात करें कि तमाम जो उसकी कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस हैं, तो हम उनसे बहुत आगे थे। आप देखते हैं, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपसे बात की है कि हड़प्पा के लोग, जब हम नगरीय सभ्यता की बात कर रहे थे, पकी हुई ईंटों की बात कर रहे थे, बर्न ब्रिक्स की बात कर रहे थे, और ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, दुनिया के तमाम उन सभ्यताओं में, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, उन सभ्यताओं में कहीं भी आपको उस बराबरी का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता। तो साथियों, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैं साथ में इतिहास की उन चीजों को भी मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप उन चीजों को रिकॉल कर पाए। अब जब हम बात करते हैं कि वेद और उनके जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, स्मृति जो है, वो कैसे गणित पर हमारे प्रभाव डालते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारे जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य जो थे, वो अपने देवताओं को या इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, जो बलिदान कर रहे थे, उसके लिए वो यज्ञ के लिए कई वेदियां बना रहे थे। और यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए उसमें मैंने अभी जैसे कुछ देर पहले कहा कि उसका जो स्ट्रक्चर होता था कि कौन से यज्ञ की वेदी किस प्रकार की बनेगी, किस साइज का बनेगा, उसके पीछे भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स था। और हर वैदिक जो रिचुअल्स है, उसके लिए अलग अलग वेदी का निर्माण होता था, उसके अलग अलग साइजेस थे। और इन जो वैदिक रिचुअल्स थे, इनके जो शेप्स थे अलग अलग, जो इसके लिए जो वैदिक जो अल्टर्स फॉर डेली सेक्रीफाइसेस, यानी कह सकते हैं कि जो वेदियों जो निर्माण हो रहे थे अलग अलग सेक्रीफाइसेस के लिए, यानी कि जो बलिदान के लिए, उनके 3 नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक है गृहपत्य, हवनीय और दक्षिण। ये 3 प्रकार के ये दिए गए हैं, और अलग अलग इनके स्ट्रक्चर हैं। और इन ज्यामिति इनकी जो जो कुछ विशेष प्रकार के हमको स्पेशल शेप्ड के जो अल्टर्स दिखाई देते हैं, उसमें कुछ पक्षियों के, कुछ जानवरों के चित्र भी दिखते हैं। इसके अलावा उसमें जो ज्योमेट्रिकल जो शेप है, उसमें से जैसे कि किसी में हमको सर्कल का शेप दिखाई देगा, किसी में आपको रोम्बस का सेल्फ दिखाई देगा, समचतुर्भुज का, और किसी में हमको चैरियट व्हील का, यानी एक चक्र रथ के पहिए के अनुसार उसका साइज दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं। अब इन वेदियों के निर्माण के संबंध में हमको एक जानकारी और मिलती है, जो जो वेदांग का हिस्सा है, जो हमने अपने मेरे एक वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैं वैदिक लिटरेचर की बात करता, ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर का पार्ट 1 जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसमें मैंने बात की थी शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 और सूत्र आते हैं, जिसमें से एक सूत्र है सुल्व सूत्र। अब सुल्व सूत्र जो है, उसके अंतर्गत वेदियों के निर्माण का, जो अल्टर्स का जो कंस्ट्रक्शन होता था, उस पर बात की गई है। अब ये जो सुल्व सूत्र थे, इस 7 प्रकार के 7 सुल्व सूत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और उनके रचयिताओं के नाम जैसे बौधायन है, आपस्तंभ है, कात्यायन है, मानव है, मैत्रायण है, वराह है, वधुला है। अब ये जो 7 सुल्व सूत्रों की जानकारी मिलती है, इनमें से जो पहले 3 सुल्व सूत्र जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जिसमें यजुर्वेद का एक भाग है बौधायन का सुल्व सूत्र, जो सबसे पुराना है। और बौधायन के सुल्व सूत्र में हमको स्क्वायर का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का और डायगोनल
शेप्स के बारे में जानकारी और उनको कैसे उसको डेवलप करना है, उसकी जानकारी, उसके नियम, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है। तो बौधायन का शुल्ब सूत्र इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बौधायन का शुल्ब सूत्र है, उसमें जो हम बाद में पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये जो हम फॉर्मूला देखते हैं, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, वो थ्योरम हम बौधायन के शुल्ब सूत्र में भी देखते हैं। तो साथियों, पाइथागोरस ने बहुत बाद में इस फॉर्मूला को डिराइव किया। हमने उसको पहले ही किया था। अब लोग प्रश्न खड़ा खड़ा करते हैं कि भाई आपको इतना सब कुछ पता था तो आपने कैसे नहीं किया? हाँ, यहाँ पे हमारी चीजें, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें रह गई जो हमने बहुत प्रचारित प्रसारित नहीं किया, या हमने जो किया उसका बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से दुनिया को नहीं बताया। ये हमारी शायद शॉर्ट कमिंग्स रह गई, इसलिए शायद हम ये नहीं कह पाए कि हम पहले थे, या हमने उसको पेटेंट नहीं करा लिया, हालांकि उसमें पेटेंट नहीं होता था। लेकिन मैं ये कहूँ कि उसका दावा हमने नहीं किया। लेकिन जो एंशियंट टेक्स्ट है, और ये बात बताने वाले हम लोग नहीं है, इसको खोजने वाले हम लोग नहीं। आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने भारत में, जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1784 में बंगाल में, और उसको स्थापना करने वाले विलियम जोन्स थे, और उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय भारत में आए और भारतीयों के बारे में जानना चाहा, संस्कृत सीखी और यहाँ की चीजों के बारे में जानना चाहा। उन्हीं में से चाहे वो मैक्स मुलर हो, चाहे एल्बॉशम हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसको जाना, और उन लोगों ने ही हमें ये बताया, उन लोगों ने ही एक्नॉलेज किया कि भारतीयों ने ही दुनिया को गणित दिया, दुनिया को ये चीज दिया। तो इसका दावा हम नहीं कर रहे थे। इसको तो 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में उन्हीं यूरोपियन लेखकों ने इस बात को बताया। तो आज मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूँ तो मुझे बड़ा खुशी है इस बात को कहते हुए कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो एंशियंट टाइम में जो लोग थे, वो बहुत आगे थे, सदी अपने समय से बहुत आगे सोच रहे थे, अपने समय से बहुत आगे लोग थे। ये बात सही है कि हम उस परंपरा को बहुत बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। इसके अलावा इन सब सारे नियमों के बारे में शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है। और जब जैसा देखते हैं कि जो ज्योमेट्री का जो नॉलेज है, वो हम देखते हैं कि जो मठ बने, बौद्ध मठ बने, या जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो मंदिर बने, उन मंदिरों के निर्माण में, चाहे दक्षिण भारत के मंदिर को देखिए, चाहे उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण को देखिए, उनकी परिक्रमा पथ को देखिए, उनके गोपुरम को देखिए, या जो प्रदक्षिणा पथ है उसको देखेंगे, या जो अशोक के काल में स्तूप बने, इन सारे चीजों में आप देखेंगे तो बिना मैथमेटिकल फॉर्मूला के, बिना ज्योमेट्री के नॉलेज के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज के ये पॉसिबल नहीं था। तो ये चीजें हमको अपने एंशियंट टेक्स्ट में और हमारे जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में ये दिखाई देता है। 7वीं शताब्दी की बात करें तो मैं इससे पहले बहुत सारी बातें करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं एक चूंकि ये वीडियो बड़ा होगा, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत वास्ट है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है। इसको मैं 2 पार्ट में बना सकता था, लेकिन 2 पार्ट में बनाने में एक समस्या ये आती है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है। इसलिए मैं इसको एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बना रहा हूँ। और साथियों, आपको बता दूं कि जो ब्रह्मगुप्त थे वो 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने समकोण, त्रिभुज और चक्रीय चतुर्भुज, इनके और वृत्त के बारे में ज्योमेट्री के नॉलेज को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इंडियन जो न्यूमरल सिस्टम है, जो मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरीके से मैंने पहले कहा कि जैसे वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, सूत्र साहित्य में, महाकाव्यों में, इसके अलावा ललित विस्तर एक पुस्तक है। एक्चुअली इसमें विस्तार लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन ललित विस्तर है। ललित विस्तर एक महायान बौद्ध धर्म की किताब है, और इसमें बहुत सूक्ष्मता से ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के बारे में बात मिलती है। इसके अलावा जो 10 के गुणन में जो 10 का जो घात होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं, जो 10 के पावर्स में उसके फैक्टर्स के रूप में हम दिखाते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम का, ये जो मैंने पहले अपने सेकंड स्लाइड में आपको बात की थी, ये फिर से उसका एक चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही एक और है
जो मैं फैक्टर्स की बात कर रहा था, लार्ज नंबर्स वर एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 10 एंड देयर फैक्टर्स एंड टाइम वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। दैट मींस 10 के जो घात है उसके गुणनखंडों में जो बड़ी संख्या है उसको व्यक्त हम इस प्रकार से करते हैं। देखिए, भारतीय इस पद्धति में हम जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से बात करते हैं। ये भारतीय पद्धति है। और यहीं पे जब हम जिसमें यूनिट्स में टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और यहाँ और जैसे ही हम थाउजेंड्स के बाद 10,000 जाते हैं, 10,000 के बाद जहाँ लाख लाख में आते हैं वहां से हम फिर हो जाता है 100,000, फिर 10 लाख को फिर मिलियन हो गया, 1 मिलियन, फिर उसके बाद जो है 10 मिलियन। इस ये है इंटरनेशनल नंबर और नेशनल नंबर में डिफरेंस है। इसके बारे में बात करूंगा। और ये आप देख पा रहे हैं अलग इसको फिगर के माध्यम से पावर नोटेशन कैसा है। 10 का जैसे यूनिट 1 है, इकाई है, तो 10 इंटू 10 का पावर 0 होगा। 10 से यानी दहाई का अंक है तो 10 का पावर 1 होगा। यदि 100 सैकड़ा है जिसको कहते हैं हंड्रेड्स कहते हैं, उसका पावर 2 होगा। ये इस क्रम में बढ़ता है। ये आपको मैंने समझने के लिए इस चित्र को दिया है। और इसी प्रकार से यजुर्वेद के एक सूक्त में जो मेधातिथि के नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने इसको पहले बताया 10, 100, हजार, लाख, जो मैंने अभी इसके पहले चित्र आपने देखा उसके बारे में, जिसको स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो है इसको प्लेस वैल्यू अंग्रेजी में कहा जाता है या स्थानीय मान कहा जाता है। और इसके बारे में जो प्रमाण मिलता है शारदा लिपि में मिलती है, बक्सली पांडुलिपि है, बक्सली जो स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें हमको मिलता है। पेशावर अभी जो पाकिस्तान में है वहां पे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। बाद में इस प्लेस वैल्यू को लेके, मैथमेटिक्स को लेके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट का, वराहमिहिर का, ब्रह्मगुप्त का, जैनभद्र का और भास्कर का हमको देखने को मिलता है। उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये एक बड़ा एक कंपैरेटिव स्टडी है जो इंडियन यूनिट को बात कर रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, फिर शंख। ये भारतीय पद्धति है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, देन वी काउंट एज यूनिट 1 यूनिट, देन 10, 100,000, 10,000, 100,000। जो लाख है वो कहलाएगा 100,000, 10 लाख कहलाएगा मिलियन, करोड़ कहलाएगा 10 मिलियन, 10 करोड़ कहलाएगा 100 मिलियन, अरब कहलाएगा बिलियन, और 10 अरब कहलाएगा 10 बिलियन, और खरब कहलाएगा 100 बिलियन। तो ये इसी के कंटिन्यूटी में आप देख पा रहे हैं, 10 खरब को हम ट्रिलियन कह रहे हैं, नील को हम 10 ट्रिलियन कह रहे हैं। इस तरीके से ये क्रम अंतर, तो ये दोनों में इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें। और आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कॉमा लगना है। जैसे 100 के बाद 3 शून्य के बाद, फिर 10,000 में 3 शून्य के बाद लग रहा है, फिर उसके बाद लाख में हम कहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं। ये प्लेस वैल्यू को डिनोट करता है, ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ये मैंने आपको समझने के लिए इसको डाला है। परीक्षा में यदि आपको लिखना है तो इसको इतने डिटेल में जाकर नहीं लिखना है, लेकिन हाँ, ये समझने के लिए मैंने जरूर दिया हुआ। उसी को मैंने दूसरे स्लाइड में इस प्रकार से बताया है। इसको आप समझ सकते, देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भारत में हमने 9, जैसे 1 से लेकर 9 तक अंक था, और उसके बाद शून्य के बारे में जो परिचय है दुनिया को हमने ही कराया। और इससे गणना और सरल हो गई। और इसको फिर बाद में जो हमारा जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, हमारे से अरब के जो लोग संपर्क में आए, उससे फिर वो यूरोप तक पहुंचा। और ये इस प्रकार से दुनिया को गणित के बारे में जानकारी हुई। फिर अब हम बात करते हैं जैसे कि आर्यभट्ट की बात। आर्यभट्ट का जो समय है वो 4वीं 5वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जिन्होंने बीज गणित की नींव रखी। और आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी, आर्यभट्टी, आप सभी जानते हैं। और उन्होंने गणित यानी मैथमेटिक्स और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी, या इस पर ये जो किताब है बेसिकली जो आर्यभट्टीय है, जिसको आप देख पा रहे हैं, तो आर्यभट्टीय बेसिकली वो किताब है जिसमें कि हमको मैथ में कह सकते हैं गणित और खगोल विज्ञान दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आर्यभट्टी के 4 भाग हैं। यदि हम आर्यभट्टी किताब को
बहुत विस्तार में जाए तो उसमें 4 भाग हैं। पहला है 10 गीतिका, जिसमें संस्कृत वर्णमाला में बड़ी संख्या में व्यक्त करने वाली प्रणाली कहा गया है, यानी कि विच डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग द लार्ज नंबर्स इन संस्कृत अल्फाबेट्स। एंड सेकंड पार्ट इज गणित पद, विच इज मेनली ऑन मैथमेटिक्स। सेकंड पार्ट इज द गणित, गणित पद है जिसमें गणित के बारे में बात की। फिर है तीसरा है कला क्रियापद, कला क्रियापद विच डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ टाइम। जो एक एक टॉपिक और है, टाइम एंड स्पेस की बात है, जिसपे आप लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उस पर एक वीडियो लाइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बीच इस सप्ताह में लेकर आऊं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा, इस पर भी बात आर्यभट्ट करते हैं काल क्रिय पद पे। उसके बाद उसका जो चौथा पार्ट है वो है गोल पद। गोल पद जिसको एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। और इसके अलावा आर्यभट्ट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई, जिसका वैल्यू हम 3.1416 निकाला गया, जो जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, और ये आर्यभट्ट ने किया। तो मैथमेटिक्स को हमने जीरो, डेसिमल और पाई, ये जो बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसके बारे में बात की। फिर आर्यभट्ट ने अक्षरों का जो वर्ण क्रम है उसको उसको बताने की बात की है, उसके नोटेशंस के बारे में बात की है, जो मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसके अलावा जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले दूसरे गणितज्ञ थे, वो थे ब्रह्मगुप्त, जिसको हम कह सकते हैं खगोलविद या ब्रह्मगुप्त जो है। उन्होंने किताब लिखी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में में जो किताब है वो बेसिकली क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रा पे है। और एल्जेब्रा का जो पार्ट है कुटक अध्याय, और जो जीरो की बात, जो संकल्पना आर्यभट्ट ने की थी, उस संकल्पना का जो एक्टिव रूप है कि शून्य का प्रयोग कैसे किया जाएगा, शून्य किस प्रकार से यूज होगा, उसकी बात कर रहे हैं ब्रह्मगुप्त। तो एक कंफ्यूजन है लोगों में। और आप जब इंटरनेट पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे तो आप कई बार पाएंगे कि आर्यभट्ट के साथ भी जीरो की के बारे में बात किया गया है, और ब्रह्मगुप्त के साथ भी किया है। तो आपको के साथ कंफ्यूजन पैदा होगा कि आर्य क्या है। लेकिन आर्य शून्य की खोज यदि बात करें तो वो आर्यभट्ट ने की, लेकिन उसको प्रयोग में लाने का काम किया तो वो ब्रह्मगुप्त ने किया। तो इस प्रकार से आपको समझने की अब जरूरत है। अब ब्रह्मगुप्त ने बताया क्या कि शून्य का को यदि हम किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो होगा। ये मैथमेटिकल चीजें हैं, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जीरो से यदि हम किसी संख्या को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। यदि प्लस करेंगे तो जैसा होगा। तो जीरो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी, और जीरो वुड फर्निश ए नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का अर्थ ये है कि जीरो के साथ चाहे हम जोड़े घटाएं तो उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो पॉजिटिव या निगेटिव या प्लस या माइनस में आएगा। फिर जीरो मल्टीप्लाइड बाई ए निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो वुड फर्निश जीरो। यानी कि हम जीरो के साथ माइनस गुणा करें चाहे किसी प्लस से गुणा करें, वो आएगा क्या, जीरो। तो जीरो का स्वरूप कैसा होगा, वो उस चीज को समझने की बात को समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने जो सिंपल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जिसको हम कहें कि जो समीकरण है, सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन और द्विघात समीकरण, उनको हल करने के नियम बताए। और ये कहीं और कई मायनों में फिर ये आर्यभट्ट से आगे निकल गए, क्योंकि आर्यभट्ट ने जो जो परंपरा शुरू की थी उस परंपरा को इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाने का काम किया। उसके बाद फिर जो ब्रह्मगुप्त ने जो अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस हैं उस पर भी काम किया। इसके अलावा देखिए, जो हम लोग कहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा इन्होंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फ्रैक्शंस पे भी काम किया। अब यदि हम ब्रह्मगुप्त से आगे बढ़े तो 12वीं शताब्दी के आसपास देखते हैं कि जो जो भास्कराचार्य हैं, उनको भास्कर के नाम से जाना जाता है, और बाद में इनको भास्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, भास्कर प्रथम या भास्कराचार्य। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, वो है लीलावती। और लीलावती जो किताब है, लीलावती बेसिकली दिमाग में आता है कि लीलावती किसी बच्ची का नाम होगा, किसी लड़की का नाम है। हकीकत में लीलावती भास्कर की पुत्री थी। और चूंकि उन्हें बहुत मैथ से प्रेम था और मैथ के प्रति जो रुचि थी, उस कारण से जो भास्कर ने जो किताब लिखी उसका नाम लीलावती रखा। और ये जो किताब है लीलावती, वो अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक पे है। और दूसरा जो है ये बीज गणित पर आधारित है। और ये और दूसरी दूसरी जो किताब है उसका जो पार्ट है वो कहलाता है सिद्धांत
शिरोमणि। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है भास्कर का, यानी भास्कराचार्य का। लीलावती को अंगणित के एक महान कार्य के रूप में देखते हैं। और लीलावती की जो किताब है उसमें आपको आपका वेइंग है, मेजरिंग है, सिंपल कैलकुलेशन है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस और इंटरमीडिएट इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री, इस पर बात की गई है, यानी कि घनमूल, वर्गमूल, इस पर बात की गई है। और जो मॉडर्न एल्जेब्रा है वो दैट इज लार्जली बेस्ड ऑन भास्कराज बीजगणित, यानी कि जो आधुनिक जो बीजगणित है, जो अलजेब्रा है, वो बहुत कुछ रिलाई करता है, डिपेंड करता है वो आपके भास्कर के बीजगणित पे। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। फिर जो भास्कर ने बहुत सारे जो नोटेशंस हैं, एब्रिविएशंस हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज, उसको उसको लेके बहुत सारा जो काम किया उसका, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा आप देखते हैं कि लीलावती जो किताब थी, इसका फारसी में अनुवाद शाहजहां के समय में हुआ, अकबर के समय में हुआ, सॉरी, मुगल बादशाह अकबर के समय में लीलावती का फारसी में अनुवाद हुआ, फिर शाहजहां के समय में बीज गणित का अनुवाद किया गया। और अंत में मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के जो लोग हैं, जब मैंने आइडिया ऑफ भारत का पहला वीडियो आपसे शेयर किया था, आपको ध्यान होगा, पहला और दूसरा वीडियो, आइडिया ऑफ भारत 1 और 2, मैंने कहा था कि उस समय बहुत सारे विद्वान जो कह रहे थे कि भारत जो है एक प्रकार से जो मेटाफिजिक्स का या आध्यात्मिकता की जो बात करते हैं, तो भारत, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे थे, तो या एल बॉशम कह रहे थे, और भी जो बड़े विद्वान हैं, जो वो कह रहे थे कि भारत आध्यात्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं एक बात और कह दूं कि भारत से केवल न केवल अध्यात्म की बात, बल्कि विज्ञान, गणित, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इन सब चीजों को भारत ने दुनिया को दिया है, पश्चिम को दिया है। न केवल पश्चिम को दिया है, हमारे आसपास जितने पूरे विश्व को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमने इसका उस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन आज आज जब 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं, तो हम मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उन चीजों को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि ये एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन थे, और आज हम उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज ये जो मैंने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इसको जो मैं आपसे अ, और आज जो मैं आपसे बात किया गणित पे, थोड़ा लंबा वीडियो है। और साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, मैं ये कभी ये दावा नहीं करता कि ये वीडियो परफेक्ट है या मैटर परफेक्ट है। आप उस पर और काम कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक सरल भाषा में पहुंच सकूं। कोशिश ये भी है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूं, और साथ में मैं आपको उसको डिस्क्राइब भी करता चलूं। और आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए। और आपको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है या करना चाहिए मुझे, आप सजेस्ट करते रहिए। आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9827116357। आप नोट कर सकते हैं, 9827116357। आप कोई भी सजेशन व्हाट्सएप पे या मैसेज टेक्स्ट करके मुझसे भेज सकते हैं। तो साथियों, बहुत जल्द मैं और कुछ विषयों पे, जो आइडिया ऑफ भारत का पेपर है उससे संबंधित वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।